Brought to you by ITIL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। क्राइम इन्वेस्टिगेशन की ये कहानी बिहार से है, बिहार के मोतिहारी से। मोतिहारी में एक गांव है जिसका नाम है हीरापट्टी। इस गांव की एक 5 साल की छोटी सी बच्ची अचानक अपने घर के बाहर खेलते हुए गायब हो जाती है। तारीख है 20 मार्च, यानी पिछले महीने की बात है। 20 मार्च को जब ये बच्ची गायब होती है और घर वाले रियलाइज़ करते हैं कि बच्ची मिल नहीं रही है, तो वो बहुत बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत प्यारी बच्ची है, अंशिका। अंशिका के घर वाले पहले तो अपने तौर पर ढूंढते हैं, गांव, गली, नाते, रिश्तेदार, और फिर वो पुलिस के पास पहुंचते हैं और नज़दीकी थाने में जाकर बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब चूंकि मामला 5 साल की छोटी सी बच्ची की गुमशुदगी का है और शुरुआती तफ्तीश में या घर वाले जो ढूंढ रहे होते हैं उसमें किसी एक्सीडेंट जैसी कोई बात पता नहीं चलती है, तो ये लगता है कि शायद बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया है। पुलिस भी सशंकित रहती है, सोच में पड़ जाती है। घर वालों का तो खैर समझ लीजिए कि एक एक पल काटना मुश्किल होता है। पुलिस को लगता है कि हो सकता है मामला किडनैपिंग का हो। वो एफआईआर भी दर्ज करती है और इसी के साथ मामले की छानबीन शुरू कर दी जाती है। पुलिस भी जांच में जुटती है। 2 दिन का वक्त गुजर जाता है, कोई क्लू नहीं मिलता, और फिर दूसरे ही दिन यानी 22 मार्च को गांव के एक खेत से इस बच्ची की लाश बरामद होती है। बच्ची का गला कटा हुआ है, किसी तेज धार हथियार से, चाकू जैसी किसी चीज़ से गला काटा गया है, इस तरह के निशान नज़र आते हैं। अब जब गांव वालों को इसका पता चलता है तो खबर पुलिस तक भी पहुंचती है। पुलिस मौके पर आती है। पूरा गांव उस खेत के पास, उस बच्ची के शव के पास इकट्ठा हो चुका है। परिवार में मातम है, बच्ची की माँ विलाप कर रही है। वो एक ऐसा मंजर है, ऐसा दृश्य है जिसके बारे में बता पाना भी मुश्किल है। सवाल यह है कि 5 साल की एक छोटी सी बच्ची से आखिर किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि वो इस छोटी सी बच्ची का गला काट दे। पुलिस वाले इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बात समझ में आती है कि बच्ची की तो शायद दुश्मनी नहीं होगी, लेकिन बच्ची के माता पिता की हो सकता है कि किसी से दुश्मनी हो और किसी ने इसी रंजिश में आकर बच्ची की हत्या कर दी हो ताकि घर वालों को सबक सिखाया जा सके। पुलिस बच्ची के माता पिता और बाकी तमाम नाते रिश्तेदारों से भी पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी ऐसी दुश्मनी की बात समझ में नहीं आती और पुलिस थोड़ी उलझन में पड़ जाती है कि आखिर इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ क्या। मगर 24 घंटे गुजरते गुजरते इस मामले में एक गज़ब का ट्विस्ट आता है। गज़ब का ट्विस्ट इसलिए क्योंकि इस मर्डर केस से जुड़ा हुआ, बल्कि ये जो बच्ची है जिसकी हत्या हुई थी, उस बच्ची का एक ऑडियो क्लिप अचानक उस इलाके में वायरल हो जाता है, यानी हीरापट्टी गांव और आसपास के इलाके में। ये बच्ची रोती हुई, घबराती हुई भोजपुरी में ये कह रही है, पापा हो, बड़ी माँ बोलत बाड़े, बड़ी तोहरा जान से मार के छोड़म। कहने का मतलब ये है, हो सकता है कि मैंने एग्जैक्ट भोजपुरी ना बोला हो। कहने का मतलब ये है कि बड़ी मम्मी ये बोल रही है, बड़ी माँ ये बोल रही है कि तुम्हें मैं जान से मार के छोड़ूंगी, और वो पापा को संबोधित कर रही है। इस आवाज़ में बड़ी बेचैनी है, वो रुआंसी सुनाई देती है, और वो छोटी सी बच्ची का इतना सा ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल होता है। और जब वो ऑडियो क्लिप वायरल होता है तो पूरे इलाके में और ख़ासकर हीरापट्टी गांव में ये क्लिप जंगल में आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि इस ऑडियो क्लिप में बच्ची की आखिरी आवाज़ रिकॉर्डेड है, मौत से पहले की आवाज़, जिसमें बच्ची बहुत बेचैनी की हालत में चीख रही है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन कर सकता है और ऐसा कोई क्यों करेगा। बच्ची की हत्या चलो दुश्मनी में कर दी, माँ बाप को सबक सिखाना था, इस ऑडियो को वायरल करने से क्या मिलना है, ये भी पुलिस सोच में पड़ जाती है। और पुलिस अब इस मामले की छानबीन शुरू करती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऑडियो क्लिप बहुत सारे मोबाइलों में फैल चुका है, तो एग्जैक्टली इस ऑडियो क्लिप के सोर्स का पता लगाना, खासकर मोबाइल के रिवर्स सर्च से, पुलिस के लिए थोड़ा काम मुश्किल था। ऐसे में पुलिस जो है इंटरनेट के ज़रिए इस मामले को सॉल्व करने का फैसला करती है और पुलिस उस आईपी एड्रेस की तलाश करती है जिस इंटरनेट की मदद से इस क्लिप को वायरल किया गया। और जब पुलिस इस एक्सरसाइज को कैरी करती है तो पुलिस उसी हीरापट्टी गांव के एक मकान तक पहुंचती है।
ये मकान है उसी गांव की रहने वाली 20 साल की एक लड़की शिल्पी का। बल्कि शिल्पी और उसके परिवार के सारे लोग, पिता और तमाम जो नाते रिश्तेदार हैं, वो साथ रहते हैं। लेकिन जिक्र मैं शिल्पी का कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब ये क्लिप वायरल होता है और जब पुलिस इंटरनेट को ट्रैक करती है कि कहाँ से, किस आईपी एड्रेस से इस क्लिप को वायरल किया गया था, तो पुलिस को पता चलता है कि जिस आईपी एड्रेस से ये क्लिप वायरल हुआ है वो आईपी एड्रेस जो है शिल्पी के ही मोबाइल फ़ोन का है। बेसिकली इस मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट किसी और मोबाइल फ़ोन के साथ शेयर किया गया था और उस मोबाइल फ़ोन से इस ऑडियो को वायरल किया गया, यानी लोगों के बीच पे सर्कुलेट किया गया। तो आईपी एड्रेस यानी हॉटस्पॉट के ज़रिए पुलिस शिल्पी तक पहुंचती है और अब शिल्पी को हिरासत में ले लिया जाता है। ये कंक्रीट एविडेंस की तरह है, लेकिन जब तक वेरीफाई ना हो जाए तब तक इस एविडेंस को एविडेंस नहीं कह सकते, बल्कि एक क्लू कह सकते हैं। तो पुलिस इस क्लू को वेरीफाई करने की कोशिश करती है। शिल्पी को हिरासत में लिया जाता है और उससे पूछताछ करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि थोड़ी सी ही पूछताछ के बाद शिल्पी इस छोटी सी बच्ची, 5 साल की बच्ची अंशिका का कत्ल करने की बात कबूल कर लेती है और बताती है कि मैंने खुद अपने हाथों से चाकू से उसका गला काटा है। पुलिस भी ये सुनकर सकते में आ जाती है। 20 साल की एक लड़की, जाहिर है 20 साल की लड़की कोई बहुत बड़ी उम्र तो होती नहीं, 18 साल में इंसान बालिग होता है। यहाँ तो बालिग होने के थोड़ी ही देर बाद, मतलब समझ लीजिए 2 साल बाद, वो एक छोटी सी बच्ची की हत्या करती है, इतने ब्रूटल तरीके से, भयानक तरीके से। इसके बाद पुलिस जो है शिल्पी से पूछताछ करती है तो वो कत्ल की बात तो कबूलती ही है, साथ ही वो ये भी बताती है कि कत्ल करने के बाद पहले उसने अंशिका की लाश को एक बाल्टी में भर दिया था और बाल्टी में भरकर उसे पहले एक खेत में जो एक मचान होता है उसके ऊपर रख दिया था, छुपा दिया था। लेकिन जब लाश की और बच्ची की तलाश लोगों ने शुरू की तो वो थोड़ा घबरा गई कि कहीं बाल्टी में मचान के ऊपर शव के रखे होने से ऐसा ना हो कि वो पकड़ी जाए, शक हो जाए किसी को। तो उसने फिर उस शव को मौका निकाल कर उस बाल्टी से लेकर दूर खेत में जाकर फेंक कर आ गई थी। इस सीक्वेंस के बारे में भी शिल्पी ने पुलिस को बताया। पुलिस ने पूछा कि भाई सारी बातें तो ठीक है, लेकिन हत्या क्यों की? इतनी छोटी बच्ची को क्यों तुमने मारा? इसके पीछे उसने जो कहानी सुनाई वो एक और हैरान करने वाली कहानी थी। वो हैरान करने वाली कहानी इसलिए थी कि इस लड़की ने सिर्फ यही एक कत्ल नहीं किया था। इससे पहले भी गांव में एक शख्स की बहुत रहस्यमयी मौत हुई थी और उस मौत में भी इस 20 साल की लड़की का हाथ था, शिल्पी का ही हाथ था। उसने उस मौत की, यानी उस कत्ल की बात को भी कबूल किया और साथ ही जब उससे पूछताछ हुई तो 18 आपराधिक मामलों का पता चला। 20 साल की उम्र और 18 आपराधिक मामले जिन पर पर्दा पड़ा हुआ है। आप सोचिए कितनी खतरनाक और क्या खतरनाक क्रिमिनल माइंडसेट इस लड़की का रहा होगा। तो पुलिस ने इससे पूछा कि भाई तुमने कत्ल क्यों किया था? तो सबसे पहले उस वजह को जानिए, उसके बाद जो दूसरे कत्ल की मैं बात बता रहा हूँ उसकी स्टोरी भी आपको बताऊंगा। असल में शिल्पी का गांव के ही एक लड़के नीतीश के साथ पिछले 2 सालों से अफेयर चल रहा था और आपको पता है कि गांव देहात में प्यार मोहब्बत के आड़े लोग आ जाते हैं। तो शिल्पी का जब अफेयर गांव के रहने वाले नीतीश से शुरू हुआ तो गांव के तमाम लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी, बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जो नीतीश के परिवार के लोग हैं उन्हें भी शिकायत थी और नीतीश के साथ इसके अफेयर के बारे में जब पता चला तो इसके घर वालों को भी कंप्लेन किया गया, नीतीश के घर वालों को भी कंप्लेन लोगों ने किया, नीतीश के घर वालों ने इनको बताया। तो हर जगह से जो है इस रिलेशनशिप को रोकने की, प्रिवेंट करने की कोशिश की गई। इससे शिल्पी जो है थोड़ी रिबेलियस हो गई। उसको लगा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मैं अपने प्रेमी को हासिल करके रहूँगी, और वो बड़ी एडमेंट हो गई। और फिर उसने ये देखना सोचना शुरू किया कि आखिर नीतीश के घर वालों को खासकर कौन भड़का रहा है। तो उसकी नज़र एक महिला पर गई जिसका नाम है रागिनी। रागिनी नाम की ये महिला जो है वो नीतीश से अक्सर बात किया करती थी। अब शिल्पी को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रागिनी जो है वही नीतीश को मेरे खिलाफ भड़काती है। इसी वजह से नीतीश भी अब हाल के दिनों में मुझसे थोड़ा कटा कटा रहने लगा, उसको थोड़ा सा शक होने लगा। और जब उसको शक होने लगा तो उसने इसी शक के आधार पर रागिनी की बेटी
5 साल की अंशिका का कत्ल करने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि मेरे प्यार के रास्ते में इस बच्ची की माँ रोड़े अटका रही है, तो क्यों ना मैं बच्ची की ही हत्या कर दूं और उसकी माँ को सबक सिखाऊं। इसके बाद उसने उस बच्ची को बहला फुसला कर अगवा किया पहले 20 मार्च को, और फिर उसकी गला काटकर हत्या की सुनसान जगह पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना कोल्ड ब्लडेड, इतना ठंडे दिमाग से इस मर्डर को प्लान किया गया था कि इस लड़की ने पहले ही ऑनलाइन एक बड़ा सा चाकू खरीद कर रख लिया था ताकि वो इस बच्ची का गला काट सके। इतनी बर्बर सोच, ये सोच कर भी अजीब लगता है। तो उसने फिर इस बच्ची की हत्या की, और हत्या करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले लाश को एक बाल्टी में भरा, उसे छिपाने की कोशिश की, फिर बाद में उसे खेत में जाकर फेंका। शिल्पी ने जब ये सारी बातें कबूली तो पुलिस ने उससे और पूछताछ की, सख्ती की। तो उसने फिर अपने खून से सने हुए कपड़े, वो चाकू और बाकी जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी बरामद करवाई। तो अब पुलिस के लिए ये मामला जो है एक एक एविडेंस जोड़ करके एक कंक्रीट केस पुलिस के लिए बन चुका था। सबूत के तौर पर इसकी निशानदेही पर बरामद उसी के कपड़े, खून से सने हुए चाकू और दूसरी चीज़ें भी पुलिस के हाथ लग गए। अब सवाल यह है कि इससे पहले भी उसने कत्ल किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वो कत्ल किसका था और क्यों किया? तो उसका जवाब है, वो कत्ल है नीतीश के दादा राम अयोध्या सिंह का, जिनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में 22 जुलाई 2025 को गांव में ही छज्जे के ऊपर, पुआल के छज्जे के ऊपर सोई हालत में जलने की वजह से मौत हो गई थी। वो मामला संदिग्ध मौत का था। संदिग्ध मौत मतलब ऐसी मौत जिसमें शक हो कि वो उस मौत की वजह क्या है। लेकिन किसी ने तब ये नहीं सोचा था, किसी ने सपनों में भी किसी को ये गुमान नहीं था कि वो मर्डर भी हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि राम अयोध्या सिंह को उस रात को, जब वो सो रहे थे, गर्मी की रात थी, इस लड़की ने पुआल के ढेर पर पेट्रोल डाल दिया था और आग लगा दी थी। आग लगी, आधी रात को धू-धू करके जलने लगा। राम अयोध्या सिंह झुलस गए, बाद में उनकी मौत हो गई। लोगों को लगा कि एक्सीडेंटल फायर है। इस पर कोई केस भी रजिस्टर नहीं हुआ। लेकिन अब जब शिल्पी पकड़ी गई बच्ची के कत्ल के मामले में, तो उसने उस जुर्म की बात भी कबूली और कहा कि उसने राम अयोध्या सिंह यानी अपने ही प्रेमी नीतीश के दादा की भी हत्या की है। सवाल है क्यों? तो उसका जवाब यह है कि राम अयोध्या सिंह अपने पोते के साथ शिल्पी के अफेयर में अड़चन डाला करते थे, और एक बार शिल्पी को कथित तौर पर उन्होंने थप्पड़ भी मारे थे, पीटा भी था। इसी से रंजिश में आकर उसने राम अयोध्या सिंह की हत्या कर दी। इस लड़की से जब पूछताछ हुई तो उसने और भी कई जुर्म की वारदातों में शामिल होने की बात कबूल की। और हैरानी देखिए कि शिल्पी का जो क्रिमिनल चेहरा है, जो आपराधिक उसका एक और व्यक्तित्व है, उस पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ था। किसी को इसके बारे में कोई खबर, कोई जानकारी नहीं थी। अब पुलिस ने इस मामले को सॉल्व तो कर लिया है। एक छोटी सी बच्ची के मर्डर का केस भी सुलझ चुका है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया और जिस तरह से पुलिस ने मोबाइल के इंटरनेट हॉटस्पॉट के ज़रिए इस लड़की को लोकेट किया, वो तफ्तीश जो है अपने आप में काबिल तारीफ़ है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका नज़रिया क्या है? क्या आप सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, वो नासिक के एक फ्रॉड ज्योतिषी भोंदू बाबा उर्फ अशोक खरात के बारे में थी। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूँ। राधे के नाम से एक आईडी है, उन्होंने सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में सबसे बड़ा काम यही किया है कि बलात्कारियों का जीवन जो है सरल कर दिया है। इसके अलावा उद्देश बिंद ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई जो है ऐसे बाबाओं के ऊपर होनी चाहिए। अरविंद भाई ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि अमीरों को लूटने वाला गरीब कैसे हो सकता है। मोहम्मद समथिंग के नाम से एक आईडी है, क्योंकि आईडी काफ़ी बड़ी है तो वो दिख नहीं रहा। बाकी इन्होंने ये कहा है कि सर, खैर इन्होंने आपत्तिजनक कमेंट किया है जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। इसके अलावा सीमा सिम्मी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ भी एप्स्टीन फाइल जैसे भोंदू बाबा की फाइल, देश जो है वो विश्वगुरु की ओर बढ़ रहा है। इनके कहने का मतलब ये है। ये भी एक मतलब सरकास्टिक पॉलिटिकल कमेंट है, लेकिन आपत्तिजनक बिल्कुल नहीं है। इस तरह के कमेंट करने का बिल्कुल देश के हर नागरिक को हक है। जितेंद्र चौधरी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इनका ये कहना है कि अकेले के दम पर इतना बड़ा कांड मुमकिन नहीं है। यानी इनका कहना है कि अशोक खरात नाम का वो जो नकली ज्योतिषी है वो अकेले नहीं है, बल्कि उसके साथ इस अपराध में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। प्रदीप भामदू जी का कमेंट है, हमारे रेगुलर लिसनर हैं
और मोहम्मद गयासुद्दीन ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत। बी डैड के नाम से एक आईडी है और इनका ये कहना है कि सब संबंध सहमति से बने हैं। अच्छा, इनके कहने का मतलब ये है कि जिन महिलाओं के साथ भी यौन शोषण अशोक खरात ने किया था, इनका कहना है कि उनके साथ रजामंदी से ये सब कुछ हुआ। लेकिन देखिए, मेरा बस ये कहना है कि कानून ये कहता है कि अगर आप बहला फुसला कर किसी की रजामंदी ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, उसे डरा कर या ब्लैकमेल करके उसकी रजामंदी हासिल कर लेते हैं, तो और अगर वो महिला पीड़ित शख्स जाकर बाद में कानून से ये शिकायत करती है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और उससे ज़्यादती करने से पहले मुझे ब्लैकमेल किया गया है या मुझे बहलाया फुसलाया गया है, तो फिर इस मामले में रेप का ही जुर्म बनता है। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जिसमें कंसेंसुअल सेक्स टर्न रेप कहा जाता है, यानी रजामंदी से बनाया गया जिस्मानी संबंध जो बाद में रेप के मामले में तब्दील हो गया। तो आप समझ सकते हैं इस तरह के केसेस होते हैं। प्रदीप भामदू जी का मैंने जिक्र ऑलरेडी कर लिया। हनुमान सिंह जी हैं, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है। और मौलाना निसार अहमद ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों के बाद आपकी स्टोरी सुन रहा हूँ, क्या ऐसे अपराधी को सज़ा होगी? बिल्कुल होनी तो चाहिए, और जिस तरह के सबूत पुलिस के पास ऑलरेडी मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएगा। अरविंद भाई ने भी कमेंट किया है, और इनका कमेंट एक व्यक्ति विशेष और ख़ासकर एक महिला के बारे में है, तो मुझे लगता है कि उस कमेंट का जिक्र करना ठीक नहीं होगा। राघवेंद्र तिवारी का कमेंट है। दिगंबर सिंह ने भी कमेंट किया है। परूप श्रेष्ठा जी हैं। कृष्ण निधि एम के नाम से आईडी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। रंजन डी कामले, और इसके अलावा जगदीश चांडेगरा जी रेगुलर लिसनर हैं हमारे। जीत सिंह साहब हैं। श्रीराम माली, और इसके अलावा मोमो चाउमीन व्लॉग्स के नाम से एक आईडी है, और उन्होंने कहा है कि वो मेरे इस प्रोग्राम यानी शो का रेगुलर लिसनर हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। आज इतना ही। आज की स्टोरी पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।